नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 9, दैट इज बायोडायवर्सिटी। और ये चैप्टर बहुत लेंदी नहीं है, तो हम लोग सिंगल वीडियो में ही इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और एनवायरमेंटल एंड साइंस में अगर देखा जाए तो सबसे वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है बायोडायवर्सिटी, ठीक है। तो इससे पहले के जो चैप्टर्स अगर आप नहीं देखे तो उसे जरूर देखिएगा। अगर वो देखे होंगे तो आपको ये चैप्टर जो है बहुत ईजी लगने लगेगा, ठीक है। नहीं तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आपको फेस करना पड़ सकता है, तो इसीलिए प्रीवियस जो चैप्टर्स है उसको जरूर देखिएगा। अगर वो देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, बायोडायवर्सिटी। तो बायोडायवर्सिटी का सबसे पहले तो मतलब समझना है, ठीक है। तो बायोडायवर्सिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है बायो और एक डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी, है ना। एंड बायो मीन्स बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी हमारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं और उनमें जो डाइवर्सिटी है ना, उनको ही मेनली हम लोग बायोडाइवर्सिटी में पढ़ते हैं। लेकिन एक यूनाइटेड नेशन की अर्थ समिट हुई थी 1992, है ना, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई थी, जिसमें बायोडाइवर्सिटी का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन जो है वहां पर दिया गया था, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है? बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिफाइंड as the variability among living organisms from all sources, including terrestrial, marine, and other aquatic ecosystems, and the ecological complexes of which they are a part. This include diversity within species, between species, and of ecosystems. ठीक है। तो ये बहुत बहुत अच्छा जो है डेफिनेशन हमको मिल जाता है फ्रॉम यूनाइटेड नेशन की जो अर्थ समिट हुई थी 1992 में, बहुत इंपॉर्टेंट समिट था। तो इसी में बायोडाइवर्सिटी को मेनली डिफाइन किया गया था, ठीक है। सॉरी, ये अर्थ समिट जो हुआ था कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में नहीं, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है, ब्राजील के शहर में। रियो समिट भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो गलती पहले के लिए। तो वेरिएबिलिटी अमोंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसी को ही बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और वो जो है सब तरह का, टेरेस्ट्रियल हो, मरीन में भी अलग अलग एक्वाटिक इकोसिस्टम्स आ जाते हैं, और उनका जो इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज है ना, उन सब को जो है हम लोग बायोडाइवर्सिटी के अंदर में पढ़ते हैं। सो पढ़ना क्यों जरूरी है? तो कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज वेरी वेरी फंडामेंटल टू इकोलॉजिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बहुत चर्चा करते हैं। तो अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितने भी स्पीसीज है, चाहे छोटा से छोटा कीड़े मकोड़े हो, इंसेक्ट हो, या बड़े से बड़ा व्हेल हो, जिराफ हो, एलिफेंट हो, सबका जो है बहुत बहुत इक्वल इंपॉर्टेंस है पूरे ये बायोस्फीयर में, ठीक है। तो उसका हर स्पीसीज का एक इंपॉर्टेंस रहता है, वो इस चैप्टर के अंत में आपको सब समझ आ जाएगा। तो biodiversity is a part of our daily lives and livelihood and constitute resources upon which families, communities, nation and future generation depends, ठीक है। तो हम इन सब बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि क्या आप इंसेक्ट्स पे जो है, अर्थवर्म्स, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, है ना, क्या आप उस पर डिपेंड करते हैं? तो बहुत लोग कहेंगे नहीं करते हैं, बहुत लोग कहेंगे करते हैं। मेरा कहना है कि हाँ, वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन सर्च अर्थवर्म्स, ठीक है। अर्थवर्म को कहा जाता है क्या? अर्थवर्म्स ऐसे छोटे छोटे कीड़े को कहा जाता है दे आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। ये सॉइल में क्या फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, सॉइल को बहुत अच्छा मॉइस्चर करते हैं, है ना। तो ये जो है अर्थवर्म्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं, खेती बाड़ी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो कितना होगा? अगर अर्थवर्म्स होंगे तो खेती बाड़ी अच्छी होगी, फसल अच्छा होगा, यील्ड अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा, तो हमें खाना आसान से मिल सकता है। और उसका जो रेट होगा वो भी कम होगा, जो हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट है वो भी कम होगा, है ना। तो हर चीज का, चाहे छोटे से छोटे इंसेक्ट हो या बड़े से बड़े जानवर हो, सबका कुछ ना कुछ जो है यूज होता है। लेकिन एक ऐसा मतलब जंतु है, मैं कहता हूँ, जैसे कॉकरोच। कॉकरोच का क्या यूज है, उसका क्या बेनिफिट्स है, हमको आप बस कमेंट सेक्शन में बताइए कि कॉकरोच का बेनिफिट्स क्या है। नुकसान तो बहुत सारे हैं, लेकिन कॉकरोच का ऐसा यूज क्या है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता। फिर अब हम लोग आते हैं लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो डेफिनेशन था उसी में आपको समझ जाना चाहिए था। यहाँ पर डाइवर्सिटी इंक्लूड्स थ्री, यहाँ पर पहले ही देख दिया गया है, डाइवर्सिटी विद इन स्पीसीज, बिटवीन स्पीसीज एंड ऑफ इकोसिस्टम। तो यहाँ पर थ्री लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। तो फर्स्ट जो है वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी को कहते हैं हम लोग विद इन स्पीसीज, ठीक है। तो विद इन स्पीसीज को हम लोग कहते हैं। तो इट इज कंसर्न विद द वेरिएशन इन जीन्स विद इन अ पर्टिकुलर स्पीसीज। फॉर एग्जांपल हम लोग एक पर्टिकुलर स्पीसीज ले रहे हैं, डॉग, ठीक है, कुत्तों की
क्या कुत्ते एक मैमल्स है ना? तो ये सारे ही जो कुत्ते हैं अलग अलग ब्रीड्स के हैं, है ना? लेकिन है तो एक ही स्पीसीज, दैट इज दे आर ऑल डॉग्स, है ना? लेकिन ये लोग सब अलग अलग दिख रहे हैं, है ना? उसके जो फीचर्स है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स कुछ हो सकते हैं, एनाटॉमिकल फीचर्स जो है दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना? तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो ये डिफरेंस आ रहा है इनके जीन के कॉम्बिनेशन में। तो इनका जो जेनेटिक मेकअप है ना, दे आर वेरी डिफरेंट। और जैसा जीन होगा वैसा ही जो होगा उसका, वैसा डॉग का अपीयरेंस होगा। कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, किसी के बाल बड़े होंगे, किसी के पैर छोटे होंगे, ये सब जो होता है अलग अलग ब्रीड्स ऑफ डॉग है। तो अगर एक ही स्पीसीज के अंदर में हम लोग कोई भी, हम लोग डाइवर्सिटी देखते हैं, उसको हम लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स का भी ले सकते हैं एग्जांपल। जैसे हमें सब तरह के, अगर 7.2 बिलियन पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड का, तो हर स्किन कलर के लोग आपको मिल जाएंगे, हर हाइट के लोग मिल जाएंगे, हर लोगों का हेयर स्टाइल अलग है। किसी भी 2% जो है 100% एग्जैक्टली मैच नहीं करते, क्योंकि 2% में जो जेनेटिक मेकअप है, चाहे आप बहुत ज्यादा आइडेंटिकल्स भी क्यों ना हो, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूर रहता है। 99.9% तो सेम रहेगा, लेकिन 0.1% जो है वो डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है? तो ये सारे ही जो है इनके, अगर जीन्स जेनेटिक मेकअप देखा जाए तो 99.9% तो ये इनके सारे जीन्स जो होंगे वो मैच कर रहे हैं। लेकिन जो 1% है या 0.01% है, ये जो है यही डिफरेंस लाता है, और यही डिफरेंस के कारण अलग अलग हमें एक ही स्पीसीज में अलग अलग वेरिएशन मिल जाता है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी अलाउज स्पीसीज टू अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्पीसीज, जो भी एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको अडेप्ट अच्छे से करेगा, वही क्या वो सर्वाइव कर पाएगा। तो यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सो दिस डाइवर्सिटी एम्स टू ensure that some species survive drastic changes and thus carry on the desirable genes। ठीक है? तो जो ड्रास्टिक चेंजेस को वो अडेप्ट कर लेते हैं, तो उनके पास जो जीन्स है ना, तो वही जीन्स क्या होगा, क्योंकि वो सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनका फ्यूचर जनरेशन भी होगा, तो वो सारे ही जो जीन्स है उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें भी ये चला आएगा। ठीक है? तो सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल इंश्योर सर्वाइवल ऑफ द पॉपुलेशन। और मान लेते हैं ये सारे ही जो डॉग के स्पीसीज है, ठीक है, और इसमें से ये जो व्हाइट वाला डॉग है, ये जो है फ्यूचर में जो भी ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, सिर्फ इस यही जो डॉग है वही अडाप्ट कर पा रहा है, बाकी डॉग के स्पीसीज जो है वो अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्यूचर में आने वाली जो जनरेशन होगी किसकी होगी, ये व्हाइट वाले डॉग की होगी, है ना? फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा। तो ये था हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में, जिसको विदिन स्पीसीज भी कहा जाता है। अब आते हैं दूसरे लेवल पे बायोडाइवर्सिटी पे, जिसको कहते हैं स्पीसीज लेवल बायोडाइवर्सिटी। ठीक है? इसको बोला जाता है बिटवीन स्पीसीज। ठीक है? इसको बोला जाता है बिटवीन स्पीसीज। बिटवीन स्पीसीज, सो इट रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। तो अलग अलग स्पीसीज है, कोई एलिफेंट है, कोई जिराफ है, कोई लायन है, कोई वेल है ना, कोई हिप्पोपोटामस, कोई राइनोसरस, सब क्या है, अलग अलग स्पीसीज है ना? तो दे आर ऑल डिफरेंट स्पीसीज। यहाँ पर एक स्पीसीज की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बहुत सारे स्पीसीज की बात की जा रही है। तो स्पीसीज डिफर फ्रॉम वन अनदर मार्क्ड बाय देयर जेनेटिक मेकअप एंड दे डू नॉट इंटरब्रीड इन नेचर, है ना? तो नेचुरली ये कभी भी इंटरब्रीड नहीं करते हैं। क्या एलिफेंट और वेल की ब्रीडिंग होती है? नहीं पॉसिबल है। क्या जिराफ और लायन की ब्रीडिंग होती है? नहीं पॉसिबल है। ब्रीड किसके बीच में होता है, इंटरब्रीडिंग किसके बीच में होता है? तो वो सेम स्पीसीज के बीच में होता है। जैसे ह्यूमंस ह्यूमंस के बीच में होता है, कुत्ता कुत्ते के साथ में होता है ना? तो वो क्या है, वहां पर जो स्पीसीज सेम है, इसीलिए ये हो रहा है। तो अगर डिफरेंट स्पीसीज है तो इंटरब्रीडिंग पॉसिबल ही नहीं है, नेचुरली पॉसिबल नहीं है। अगर आप मैनुअली लैब में करना चाहें तो वो किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन नेचुरली ऐसा कभी नहीं होता है। फिर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हाउएवर हैव इन कॉमन, है ना? तो क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस का जो है, हम लोग चिंपैंजी से, ओरंगुटन, इन सब से क्या है, जो मंकीज है, प्राइमेट्स बेसिकली, उनसे बहुत ज्यादा हमारा जो जेनेटिक मेकअप है वो मैच करता है। तो देख सकते हैं चिंपैंजी से हमारा कितना सिमिलैरिटी है। तो 98.4% जो है जीन्स जो है वो सेम है ना? तो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज इन्हें कहा जाता है। ठीक है? जैसे कि टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, जैगवार हो गया, ये सब क्या, बहुत मोर और लेस क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, ये सब क्या कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना? तो ह्यूमंस का भी इस तरह से है। It is the ratio of one species population over the total number of organism across all species in the given biome। ये जो है बेसिकली एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है फॉर स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है? तो इसमें क्या है, रेशियो ऑफ वन स्पीसीज, अगर हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग लायन की स्पीसीज देख रहे हैं,
ठीक है। तो वन स्पीसीज यानी लायन की कितनी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स अक्रॉस ऑल स्पीसीज, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो बिलियंस में होता है, बेसिकली बिलियंस मिलियंस में होगा, ठीक है। तो इनका रेशियो है वो बताता है स्पीसीज डाइवर्सिटी। अगर वैल्यू जो है जीरो आता है मतलब दे वुड बी इन्फिनाइट डाइवर्सिटी, मतलब अनगिनत, जिसकी कमी, जिसका लिमिट ही नहीं है। और लेकिन अगर इसका रेशियो का वैल्यू अगर वन आता है मतलब वहां पर डाइवर्सिटी बिल्कुल भी लेस है ना, दैट रिप्रेजेंट ओनली वन स्पीसीज प्रेजेंट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेशियो ऑफ वन स्पीसीज पॉपुलेशन ओवर द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म अक्रॉस ऑल स्पीसीज इन द गिवन बायो। ये बहुत बार क्या होता है एमसीक्यू फॉर्मेट में ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर का यही जो है बहुत ज्यादा ये सारे जो मैं जिस पे एम्फोसिस ज्यादा दे रहा हूँ यही सारे जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जीरो का वैल्यू क्या होगा और वन पे वैल्यू क्या होगा ये पता होना चाहिए। जो थर्ड लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी है उसको बोलते हैं इकोसिस्टम लेवल या फिर कम्युनिटी लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑल टुगेदर डिफरेंट इकोसिस्टम्स का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। दो अलग अलग इकोसिस्टम्स का यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। तो दिस रेफर्स टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट, ठीक है। तो हैबिटेट इज द क्यूमुलेटिव फैक्टर ऑफ द क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड जियोग्राफी ऑफ ए रीजन, है ना। तो हैबिटेट इन सब पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन क्या हो रहा है, और जियोग्राफी, टोपोग्राफी, रिलीफ, ये सब पैटर्न्स, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन सब पे डिपेंड करता है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम है, कम्युनिटीज है, जैसे कोरल हो गया, ग्रासलैंड हो गया, वेटलैंड्स, डेजर्ट्स, मैंग्रोव, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो इनके बीच में अगर कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, स्पीसीज का कंपैरिजन हो रहा है, तब हम लोग इसको इकोसिस्टम या कम्युनिटी लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी को कंसिडर करेंगे। And as the environment changes, species best adapted to the environment becomes predominant। ये तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात है, क्योंकि क्लाइमेट जो है वो बहुत ज्यादा क्या इम्पैक्ट डालता है। जैसा क्लाइमेट रहेगा और जो स्पीसीज अडेप्ट कर सकता है ना, तो वो स्पीसीज क्या करेगा, वो वही जो है वो प्रीडोमिनेंट बन जाएगा। जैसे कि एग्जांपल अगर देता हूँ कि अगर पोलर रीजन्स में मैं बात करूँ तो वहां पर बहुत सारे स्पीसीज अर्ली एज में होंगे जो वहां पर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन वहां से क्या हुआ, देखते देखते क्या होगा, जो सबसे ज्यादा अडेप्ट कर पाया, जो ठंडी को सबसे ज्यादा अडेप्ट कर पाया, जैसे कि पोलर बियर्स है या पेंगुइन्स है, वो अडेप्ट कर पाए, इसीलिए पोलर रीजन्स में हमें वही सिर्फ मिलते हैं, प्रीडोमिनेटली वहीं पे मिलता है। तो वहां पर स्पीसीज जो है, नंबर ऑफ स्पीसीज बहुत कम है, सिर्फ एक टाइप के ही स्पीसीज वहां पर हमें ज्यादातर मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड लेवल यानी इकोसिस्टम या कम्युनिटी डाइवर्सिटी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ को समझ आ गई। ये तीनों लेवल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो आ जाते हैं वो है मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम लोग बायोडाइवर्सिटी को मेजर कैसे कर सकते हैं, तो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ मेजरिंग बायोडाइवर्सिटी, वन इज स्पीसीज रिचनेस एंड सेकंड इज स्पीसीज का इवननेस, ठीक है। तो अब स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस देखते हैं। तो स्पीसीज रिचनेस का मतलब क्या है, तो इट इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन ए कम्युनिटी, ठीक है। तो एक एरिया में, बेसिकली एक कम्युनिटी में, एक हैबिटेट में कितने नंबर ऑफ स्पीसीज है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर दो कम्युनिटी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट कम्युनिटी है, सेकंड कम्युनिटी है, यहाँ पर ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर कर दे रहे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे कि स्पीसीज रिचनेस कहाँ पर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज कितने हैं, यहाँ पर 3 नंबर्स ऑफ स्पीसीज है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे, यहाँ पर 8 स्पीसीज आपको मिल जा रहा है। तो स्पीसीज रिचनेस किसका ज्यादा होगा, तो सेकंड कम्युनिटी का ज्यादा होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्पीसीज जहां पर ज्यादा मिलेगा एक कम्युनिटी में, उसी को हम लोग स्पीसीज रिचनेस कहा जाएगा। अब इसमें भी 3 लेवल्स है, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा लेवल क्या है, तो इट रेफर्स टू द डाइवर्सिटी विद इन अ पर्टिकुलर एरिया और विद इन अ इकोसिस्टम, ठीक है। तो सेम सिस्टम है यहाँ पर। अल्फा लेवल में क्या है, अगर एक ही एरिया में कंपेयर किया जा रहा है या एक ही इकोसिस्टम में कंपेयर किया जा रहा है, अगर आप पॉन्ड इकोसिस्टम में कंपेयर करें तो सिर्फ पॉन्ड ही का कर रहे हैं, ठीक है। या अगर आप टेरेस्ट्रियल कर रहे हैं तो सिर्फ टेरेस्ट्रियल, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में अगर कंपेरिजन हो रहा है विद इन, ठीक है, तब तो उसको हम लोग अल्फा डाइवर्सिटी कहेंगे। एंड इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय द नंबर ऑफ स्पीसीज इन दैट इकोसिस्टम, ठीक है। फिर सेकंड है हमारा बीटा डाइवर्सिटी। तो बीटा डाइवर्सिटी इज कंपैरिजन ऑफ डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम्स, ठीक है। यहाँ पर आ जाता है दो इकोसिस्टम्स के बीच में आता है,
ठीक है, एंड इट इज मेजर्ड बाय द चेंज इन द नंबर ऑफ स्पीसीज बिटवीन द इकोसिस्टम्स। तो जब हम लोग दो इकोसिस्टम्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये बीटा डाइवर्सिटी है। और तीसरा जो है गामा डाइवर्सिटी, तो इट इज अ मेजर ऑफ ऑल द ओवरऑल डाइवर्सिटी फॉर डिफरेंट इकोसिस्टम विद इन अ रीजन। ठीक है, तो मेजर ऑफ ऑल डाइवर्सिटी फॉर डिफरेंट इकोसिस्टम विद इन अ रीजन। ठीक है, तो ये हो गया एक। तो अगर हम वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो ये पहला वाला जो हो गया ये अल्फा डाइवर्सिटी हो गया। फिर इसके बाद आता है दूसरा जो है हमारा एक दो इकोसिस्टम के बीच में हो रहा है, और तीसरा जो है वो है हमारा बीटा डाइवर्सिटी जो एक पूरे रीजन के अंदर में हो रहा है। ठीक है, दो इकोसिस्टम का कंपैरिजन तो हो रहा है लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन में हो रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा अल्फा बीटा एंड तीसरा गामा डाइवर्सिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और स्पीसीज रिचनेस भी समझ आ गया होगा। अब स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस में अंतर क्या है? तो स्पीसीज इवननेस मतलब है इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ स्पीसीज एट अ गिवन साइट। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दो कम्युनिटीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो इसमें लगभग जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज है वो दोनों में ही कम्युनिटी में सेम है। लेकिन आप अगर कम्युनिटी टू को देखेंगे तो यहाँ पर जो है स्पीसीज इवननेस जो है वो बेटर है ना, इसका हाई है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर देखेंगे तो एक ही स्पीसीज जो है प्रीडोमिनेटली मिल रहा है। तो स्पीसीज इवननेस यहाँ पर जो है ये बेसिकली लो है। तो लो इवननेस मतलब वो इंडिकेट करता है कि फ्यू स्पीसीज जो है वो डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ना कोई एक डोमिनेटिंग स्पीसीज आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर ग्रासलैंड इकोसिस्टम में देखा जाए तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ज्यादातर हमें क्या मिलता है? तो हमें ग्रास ही मिलते हैं, ग्रास की स्पीसीज ही मिलेंगे। ठीक है, और छोट बहुत कम स्केटर्ड ट्रीज मिलता है। ठीक है, तो वहां पर क्या है? लो इवननेस है। लेकिन अगर हम लोग एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात की जाए तो वहां पर बहुत अलग अलग टाइप ऑफ पेड़ पौधे मिल जाएंगे, है ना, क्रीपर से लेकर अलग अलग पेड़ मिल जाएंगे। तो वहां पर स्पीसीज इवननेस क्या है? बहुत हाई है। ठीक है, तो दिस इज द बहुत बहुत माइन्यूट डिफरेंस है बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज इवननेस। होपफुली आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो ये सारे मेन पॉइंट्स थे। फिर हम लोग आते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड फूड वे। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, पहले भी हम लोग इस पे जो पहले के जो चैप्टर्स थे उसमें भी बहुत डिटेल में बताया था। तो फिर एक बार थोड़ी सी बता देता हूँ कि द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्लांट एनिमल्स ह्यूमंस आर ऑल आइडेंटिकल्स, है ना। तो ये जो फोर बेसिक एलिमेंट्स है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इन सब से ही जो इतने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं लगभग यही बेसिक एलिमेंट्स रहता है। बाकी जो एलिमेंट्स है 16-17 और भी एलिमेंट्स है, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली, वो भी अलग अलग कंसंट्रेशन में अलग अलग स्पीसीज में मिलता है। लेकिन ये चार जो एलिमेंट्स है ये हर प्लांट एनिमल ह्यूमंस में मिलेगा ही। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, CONH। ठीक है, और अगर ग्रीन प्लांट्स की बात किया जाए तो ग्रीन प्लांट्स जो है उसके पास कैपेसिटी है कि वो एब्जॉर्ब कर सकता है नाइट्रोजन को और फ्रॉम द सॉइल, एंड साथ ही साथ वो जो सनलाइट होती है तो सनलाइट से वो उसके पास ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जिससे वो एक्टिवेट करता है और फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो क्या करता है? वो खाना प्रोड्यूस करता है। इसीलिए जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, एल्गीज होते हैं, उनको हम लोग प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ठीक है, और जो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं जैसे कि एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, ये सब क्या है? कंज्यूमर्स आ गए। अब कंज्यूमर्स में भी अलग अलग मिल जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर, ये सब पहले भी बता चुका है। तो जो फूड चेन है या फूड वेब है, इसमें क्या होता है? कंज्यूमर्स जितने भी होते हैं वो लिंक्ड किस तरह से होते हैं? प्रोड्यूसर से। ठीक है, तो जैसे कि एक ग्रास है, ग्रास को ग्रासोफर खा रहा है, ग्रासोफर को एक मेंढक खा रहा, फ्रॉग खा रहा, फ्रॉग को कोई स्नेक खा रहा, स्नेक को कोई ईगल खा रहा है। तो वो क्या है? बेसिकली एक फूड चेन है। ठीक है, तो अगर बहुत सारे चेंज है लेकिन नेचर में हमें क्या ज्यादातर मिलता है? फूड वेब मिलता है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज मिलते हैं, कौन किसको खा रहा पता ही नहीं चलता है सही से, है ना। तो सब स्पीसीज जो है यहाँ पर क्या है? एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है ना। तो प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर जो लिंक्ड है ना, उसी को ही मेनली फूड चेन और फूड वेब कहा जाता है, कंसेप्ट है। ठीक है, तो एवरी लिविंग क्रिएचर इज फाउंड इन अ फूड चेन and there are several food chains. They can be complex or simple depending on the environment. ठीक है, so the importance of each and every creature in the web of life is evident. तो देख सकते हैं हर जो है, क्यों अगर मान लेते हैं यहाँ से कोई भी एक स्पीसीज हम लोग गायब कर देते हैं तो ये जो फूड चेन है या फूड वेब है ये क्या, वो साइकिल जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा, है ना। जो न्यूट्रेंट लेवल है वो पहुंचना मुश्किल हो जाएगा।
ठीक है, कुछ टाइम जरूर लगेगा उसको फिर से दोबारा रीअसेंबल होने में। लेकिन अगर अचानक से कोई स्पीसीज अगर डिस्टर्ब होती है, वो खत्म कर देते हैं, तो ये जो फूड वेब है वो पूरी तरह से ये तहस नहस हो जाएगा। तो द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी क्रिएचर इन द वेब ऑफ लाइफ इज एविडेंट। टैम्परिंग विद द फूड चेन ओनली प्रोड्यूसेस नेगेटिव रिजल्ट लीडिंग टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्पीसीज। And every time a species become extinct, the chain is broken and many species including humans may closer to extinction. Previous वीडियो में भी देखा था, अगर पॉलिनेटर्स नहीं होंगे, इंसेक्ट्स, बीज, बटरफ्लाईज, ये सब नहीं होंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन होगा नहीं तो प्लांट जो है वो फूड प्रोड्यूस नहीं करेगा, फूड प्रोड्यूस नहीं होगा तो ह्यूमंस खाएंगे क्या? अल्टीमेटली इफेक्ट किसके पे पड़ेगा? ह्यूमंस पे ही पड़ेगा। ठीक है, तो ईच एंड एवरी जो स्पीसीज है उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, तो कृपया करके आप कोई भी लिविंग क्रिएचर को, ठीक है, बिना सोचे समझे या आपको अगर वो नुकसान दे रहा है तभी उसको उसका उपाय करना चाहिए, नहीं तो ज्यादातर लिविंग क्रिएचर जो है 99% जो है वो नुकसान नहीं देता है। ठीक है, तो किसी को ऐसे ही नहीं किसी का मारना चाहिए या शोषण करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक करेंगे वो है सर्विस क्या क्या प्रोवाइड करते हैं बायोडाइवर्सिटी से। ठीक है, तो जो इकोसिस्टम सर्विसेज है, ब्रीफली बताता हूँ। इकोसिस्टम सर्विसेज पहले भी सब बता चुका हूँ। प्रोटेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, सॉइल फॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन, जो वेदरिंग प्रोसेस है उसमें हेल्प करता है। फिर न्यूट्रिएंट स्टोरेज एंड रिसाइकलिंग, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स मैंने बताया था, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, बेसिकली वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फिर फॉस्फोरस, सल्फर साइकिल, सबके बारे में डिटेल बताया था। फिर पॉल्यूशन ब्रेकडाउन एंड अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, क्योंकि देखते होंगे कि जहाँ बायोडाइवर्सिटी है, जहाँ पर पेड़ बहुत ज्यादा है, वो क्या करता है, पॉल्यूशंस को, मेनली हर टाइप ऑफ पॉल्यूशन को जो है वो एब्जॉर्ब करता है, तो पॉल्यूशन को वो रिड्यूस करता है। फिर कंट्रीब्यूशन टू क्लाइमेट स्टेबिलिटी, क्लाइमेट स्टेबिलिटी जो है इकोलॉजिकल बैलेंस को वो मेंटेन करके रखता है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम एंड रिकवरी फ्रॉम अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स, जो नेचुरल कैलामिटीज होते हैं या जो भी अलग अलग कैलामिटीज होते हैं उससे हमको प्रिवेंट करके रखता है हमारे जो भी बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, तो जितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगा उतना ज्यादा ही क्या होगा, इकोसिस्टम सर्विसेज हमें मिलेगा, उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हो सके आप अपने आसपास एरिया में जहां भी मौका मिले पेड़ लगाइए। पेड़ लगाने से ही लगभग सारा टाइप का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जो मन आया पेड़ उठा लीजिए, जिस एनवायरनमेंट में जो पेड़ सूट करता है, जो वहाँ का इंडिजिनस पेड़ है, जो लोकल पेड़ है, उसी को लगाइए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई ऐसा स्पीसीज लेके अगर हम लोग लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो इन्वेसिव स्पीसीज बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे इकोसिस्टम सर्विसेज। अब नेक्स्ट जो देखते हैं वो बायोलॉजिकल सर्विसेज कौन कौन से हैं। तो हमें बायोडाइवर्सिटी से ऑब्वियसली फूड तो मिलता ही है। फिर सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट है मेडिसिनल रिसोर्सेज एंड फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। तो जितने भी मेडिसिनल रिसोर्सेज है, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स है, चाहे वो होम्योपैथी, एलोपैथी, फिर जो आयुर्वेदा है, इन सब में जो है जितना भी मेडिसिन बनाया जाता है ज्यादातर क्या है, पेड़ या पेड़ के प्रोडक्ट से ही बनाते हैं। ठीक है, या उसे केमिकल्स एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है, तो वेरी वेरी एसेंशियल है। फिर है वुड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो टिम्बर वगैरह उसका उससे रिलेटेड जो है अलाइड सेक्टर्स है। फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स बेसिकली उसे कहा जाता है जो मेनली डेकोरेटिव पर्पस के लिए होता है। ठीक है, एस्थेटिक वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए होता है ना, तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स है। फिर ब्रीडिंग स्टॉक्स है। ठीक है, एंड डाइवर्सिटी इन जीन, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम, तो ये सारे जो है बेसिकली बायोलॉजिकल सर्विसेज है फ्रॉम विच वी आर गेटिंग फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट इज आवर सोशल सर्विसेज। तो सोशल सर्विसेज में क्या है, तो ऑब्वियसली रिसर्च, एजुकेशन, मॉनिटरिंग वगैरह है। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है बहुत सारा। फिर रिक्रिएशन एंड टूरिज्म होता है ना, तो जंगल सफारी, इस टाइप के एडवेंचर स्पोर्ट्स ये सब किए जाते हैं। कल्चरल वैल्यूज है, जो पहले भी मैं बताया था सैक्रेड ग्रुप्स के बारे में, बहुत सारे ऐसे ट्राइबल्स है या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, या फिर जो रिवर्स है उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो ये सारे आ जाते हैं हमारे सोशल सर्विसेज में। देन वी आर कमिंग टू द कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो आपको पता ही होगा कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी के बहुत सारे लॉसेस मिल रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्पीसीज थे पहले के समय में, आज से 100 साल, 200 साल या मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो उनका स्पीसीज जो है लॉस में जा रहा है। ठीक है, तो ये कारण क्या है मेनली, तो बेसिकली दो ही कारण होते हैं। या तो जो स्पीसीज है वो खुद ही उसका पॉपुलेशन या नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, या फिर वो जहां पर रहता है, जहां का स्पीसीज का जो हैबिटेट है वो अगर डिस्ट्रक्ट हो गया,
तो बेसिक देयर आर टू रीजंस, या तो नंबर ऑफ जो स्पीसीज है वो खुद ही डिक्लाइन हो गया है, या फिर जो उसका हैबिटेट है उसी को हम लोग जो है बेसिकली एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से डैमेज हो रहा है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में अगर सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो हैबिटेट लॉस जो है वो सबसे बड़ा मेन फैक्टर है, क्योंकि अगर हैबिटेट ही नहीं रहेगा तो स्पीसीज रहेगा कैसे, स्पीसीज का सर्वाइवल ही नहीं होगा। ठीक है, तो मेन जो कारण है ये बोथ है। ठीक है, तो इधर पर्टिकुलर स्पीसीज इज डिस्ट्रॉयड और द हैबिटेट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल इज डैमेज्ड। और मेजर जो फैक्टर है वो है हैबिटेट जो है वही डैमेज हो रहा है, जिसको हैबिटेट लॉस या फिर हम लोग फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं। जो उसका हैबिटेट है उसको हम लोग फ्रेगमेंट में अलग अलग टुकड़ों में बांट दे रहे हैं, तो उसके लिए जो स्पेस है, रहने के लिए स्पेस है, वो बहुत कम होते जा रहा है। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं, जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट आज से जो 50-60 साल पहले जितना फॉरेस्ट कवर, जितना ग्रीन लगता था, है ना, सैटेलाइट इमेजरी अगर खोलेंगे अभी के समय में तो उतना ज्यादा जो है फॉरेस्ट नहीं बचा है वहां पर, है ना। तो ऐसे बहुत सारे आपको फॉरेस्ट मिल जाएंगे या बायोडाइवर्सिटी रीजन्स मिल जाएंगे जहां पर बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। एंड द एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीसीज टेक्स प्लेस व्हेन देयर आर एक्सप्लॉइटेड फॉर इकोनॉमिक गेन्स और हंटेड एज अ स्पोर्ट और फॉर फूड। तो बहुत जगह में ऐसे किए जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ। तो पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री जिसको हमेशा ही फंड की जरूरत रहती है। ठीक है, तो फंड के लिए वो क्या करते हैं, सऊदी अरब जैसे कंट्री से वहाँ के जो प्रिंस होते हैं, ठीक है, उनको वो बुलाते हैं फॉर टूरिज्म पर्पस के लिए। अब कौन सा टूरिज्म, तो पाकिस्तान में कुछ बर्ड्स के ऐसे स्पीसीज हैं जैसे कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, है ना, एक ऐसा बर्ड है। और भी बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं या एनिमल के स्पीसीज हैं जो वाइल्ड में मिलते हैं पाकिस्तान में। तो वो वैसे वहाँ के जो शेख होते हैं या फिर रॉयल फैमिली के होते हैं वो वहाँ पर आते हैं, और उसके बदले में वो क्या करते हैं, उनको हंटिंग के लिए ले जाते हैं पाकिस्तान में, और हंटिंग करवाते हैं, उनका एंजॉयमेंट होता है, स्पोर्ट एज अ फूड उनको मिलता है। और इसके बदले में क्या होता है, जो रॉयल प्रिंस है या जो फैमिलीज है वो क्या करता है, पाकिस्तान को जो लोन या फंड प्रोवाइड करता है। तो ये हकीकत की बात है, ऐसा होता है। तो बहुत जगह में ऐसे पहले के टाइम में भी होता था, राजा महाराजा के टाइम पे जो जहाँ पर जो शिकार पे जाते थे लोग, है ना, फॉर फन, फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा होता है। अभी तो बहुत सारे नियम कानून ऐसे बन गए हैं, पोचिंग एंटी पोचिंग लॉज बन गए हैं, जिसके कारण बहुत कम हो रहा है, लेकिन ये पहले भी होता था और अभी भी कहीं कहीं होता है। एंड एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज में ऑल्सो ऑकर ड्यू टू एनवायरमेंटल रीजंस। ठीक है, एनवायरमेंटल रीजंस भी कैसे छोड़ सकते हैं, तो इकोलॉजिकल सब्स्टिट्यूशंस या बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, पैथोलॉजिकल कॉजेस, या फिर कोई डिजीज आउटब्रेक हो चुका है ना, इन कारण से भी क्या होता है, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। तो अब नेचुरल कॉजेस में अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो नेचुरल कैलामिटीज है, फ्लड, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, वोल्केनिक इरप्शंस, ठीक है, या राइवलरी अमंग स्पीसीज, मतलब कंपटीशन अगर बढ़ गया है, लैक ऑफ पॉलिनेशन एंड डिजीजेस। ठीक है, तो ये सारे जो है ये कुछ है नेचुरल कॉजेस। फिर है मैनमेड कॉजेस। तो मैनमेड कॉजेस ऑब्वियसली हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन किस लिए हो रहा है, तो हम लोग जो जिस तरह से अनकंट्रोल या अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन जिससे कर रहा है, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, डिमांड फॉर कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, उसके कारण हो रहा है। फिर हंटिंग एंड पोचिंग। ठीक है, आज से 10-15 साल पहले तो बहुत ज्यादा होता था, उससे पहले भी बहुत होता था, लेकिन अभी जो है वो एटलीस्ट इंडिया में कुछ हद तक कंट्रोल हुआ है। नहीं तो पहले बहुत सारे एनिमल्स है ना, उनकी हंटिंग की जाती थी, पोचिंग किया जाता था, और ब्लैक मार्केट में है जो उसको बेचा भी जाता था। फिर और जैसे अभी मूवीज में भी बहुत दिखाया जाता है, जैसे पुष्पा मूवी है जिसमें सैंडलवुड ट्रीज का वहां पर पोचिंग एक तरह से किया जाता है ना, इलीगल ट्रेड होता है। तो ये सब भी एक क्या है, एक रीजन है फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, पीपल टेंड टू एंजॉय सच मूवीज, बट इसमें क्या है, बहुत एक डीप मैसेज छुपा रहता है कि इसमें बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज्यादा लॉस होता है। ठीक है, फिर कन्वर्सन ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी साइट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर क्या होता है, जो फॉरेस्ट एरिया होता है, नेचुरल वर्जिन फॉरेस्ट होता है, उसको क्लियर किया जाता है ताकि वहां पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस किया जा सके या ह्यूमन सेटलमेंट किया जा सके। जैसे पाम ऑयल फार्मिंग, जैसे मैं बता रहा था पिछले वीडियो में, जहां पर अंडमान निकोबार में जो नेचुरल वहां का फॉरेस्ट है उसको क्लियर किया जा रहा है ताकि वहां पर पाम ऑयल ट्रीज जो है वहां पर ग्रो किया जाए, और वहां से पाम ऑयल का जनरेशन हो सके, और लोगों की जो तेल पीने की आदत है वो वहां से फुलफिल हो सके। तो सोच सकते हैं। फिर एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर जैसे मैंने बताया। फिर पॉल्यूशन तो ऑब्वियसली मैन रीजन है। फिर फिलिंग ऑफ द वेटलैंड्स, वेटलैंड जो हमारा एक तरह से लंग्स
होता है, ठीक है, नहीं नॉट लंग्स, इट इज किडनी बेसिकली। अगर किडनी के साथ कंपेयर किया जाए तो वेटलैंड का भी यही है हमारा, फिल्ट्रेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, वाटर स्टोरेज इन सब में। तो फिलिंग अप द वेटलैंड्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ द कोस्टल एरिया, ये सारे बहुत सारे और भी रीजन है, मैनमेड रीजन आप अपने हिसाब से बनाकर लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, तो दीज आर द कॉजेज फॉर मेनली हैबिटेट बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में आ जाते हैं, वो है हमारा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, तो किस तरह से हम लोग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू बेसिकली मोड्स ऑफ कंजर्वेशन, वन इज एक्स सेटू कंजर्वेशन एंड अनदर इज इन सेटू मोड ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, तो एक्स सेटू कंजर्वेशन में क्या होता है, तो कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड द एरिया वेयर दे आर नेचुरली ऑकर। तो जो स्पीसीज, मान लेते हैं एलिफेंट की नेचुरल वो लोग कहाँ पाए जाते हैं, ज्यादातर क्या है वो ग्रासलैंड में या फिर एक फॉरेस्ट में मिलेगा, ज्यादातर इंडिया में फॉरेस्ट में मिलेगा। तो अगर एलिफेंट को कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, तो हम लोग उसके नेचुरल साइट पे जाके ठीक नहीं कर रहे उसको, हम लोग उसको लेकर आ रहे हैं और एक कैप्टिविटी रीजन में, है ना, जैसे जूलॉजिकल पार्क हो गया, या फिर उनके लिए हाथी को लिए बहुत सारे हॉस्पिटल्स बने हैं, वहां पर उसको ले आकर अगर उसको ठीक कर रहे हैं, उसको ठीक उसको कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो एनिमल्स हो या फ्लोरा हो फौना हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका नेचुरल हैबिटेट में उसको कंजर्व ना करके वहां से हम लोग निकाल के अगर लेके आ रहे हैं और उसको कंजर्व कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं, तो वो होता है बेसिकली एक्स सेतु मोड ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, तो कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड द एरिया वेयर दे आर नेचुरली ऑकरिंग। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि जोलॉजिकल पार्क्स जो जूज होते हैं, फिर बॉटनिकल गार्डन्स। तो जोलॉजिकल पार्क बेसिकली किसके लिए होता है, तो एनिमल्स के लिए होता है, और बॉटनिकल गार्डन जो होते हैं प्लांट से रिलेटेड होता है। ठीक है, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि री इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल और प्लांट इनटू द हैबिटेट फ्रॉम वेयर इट हैज बिकम एक्सटिंक्ट इज अनदर फॉर्म ऑफ एक्सेटिव कंजर्वेशन। ठीक है, फिर उसको उसको ठीक करके, मान लेते एक पेड़ है, पेड़ की स्पीसीज में क्या हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा जो है वो कोई फंगल बीमारी लग गया या कुछ भी डिजीज के कारण जो है उसका नंबर जो है बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो रहा था। तो फिर हम लोग क्या किए, मान लेते उस पेड़ को हम लोग लेकर आए, फिर लैब में उसको उसको ठीक किया गया, उसका सर्वाइव देखा गया कि किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है, फिर उसको फिर ग्रो किया गया लैब में, और लैब में ग्रो होने के बाद में उसको फिर अगेन वी री इंट्रोड्यूस्ड इनटू देयर नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, तो ये जो है ये भी क्या है, एक से तो मोड ऑफ कंजर्वेशन में आता है। अब जैसे कि गैंजेटिक घड़ियाल्स है, ठीक है, गैंजेटिक घड़ियाल्स क्रोकोडाइल फैमिली के हैं, तो हैज बीन रीइंट्रोड्यूस्ड इनटू द रिवर ऑफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, है ना, चंबल वंबल में, इन सारे रिवर्स में क्या है आपको मिल जाते हैं, जो पहले क्या था बिल्कुल भी ना के बराबर थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे, है ना। तो सीड बैंक्स, बॉटनिकल गार्डन्स, हॉर्टिकल्चर एंड रिक्रिएशनल गार्डन्स, ये सब जो है एग्जाम्पल्स है एक सेतु मोड ऑफ कंजर्वेशन के। ठीक है, तो बॉटनिकल गार्डन्स है फॉर प्लांट्स रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर से भी रिलेटेड है, सीड बैंक से जहां पर सीड्स मेनली जो है प्रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, फिर दूसरा जो मोड ऑफ कंजर्वेशन है वो हम लोग आते हैं इन सितु मोड ऑफ कंजर्वेशन। इसमें क्या है, तो जो स्पीसीज जहां उसका नेचुरल हैबिटेट है वहीं पर अगर हम लोग कंजर्वेशन कर रहे हैं तो उसी को बोला जाता है इन सितु। ठीक है, तो कंजर्विंग द एनिमल्स और प्लांट इन दियर नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, जहां पर उसका नेचुरल हैबिटेट है वहीं पर कंजर्वेशन कर रहे हैं तो उसको हम लोग इन सितु कंजर्वेशन मेथड कहेंगे। और इसमें बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, प्रोटेक्टेड एरियाज, सेंचुरीज, रिजर्व फॉरेस्ट, है ना, ये सारे क्या है इसमें ही हमारे इन सितु मोड ऑफ कंजर्वेशन में आते हैं। ठीक है, ये क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा एरिया होता है, तो इन सब बड़े एरिया को हम लोग उठा कर लेके आकर ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते, तो इन्हीं यहीं पर जाके जो है मेनली हम लोग इसको कंजर्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे टू मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। नेक्स्ट वी कम टू द व्हाट आर द कंस्ट्रेंट इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट जो है लो प्रायोरिटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ लिविंग नेचुरल रिसोर्सेस, प्रायोरिटी बहुत बहुत कम है। हम लोग कुछ कुछ स्पीसीज के लिए ही बनाए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, प्रोजेक्ट चीता हो गया। ठीक है, तो कुछ कुछ स्पीसीज के लिए जो है हम लोग बहुत ज्यादा एम्फोसिस देते हैं, लेकिन बहुत बाकी ऐसे भी स्पीसीज जिसपे एम्फोसिस देना चाहिए, जिसको हम लोग जिसके नेग्लेक्ट होते हैं, बहुत सारे स्पीसीज हैं जिसके कारण नेग्लेक्शन मिलता है उनको, और उनका जो स्पीसीज का है नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन होने लगता है। तो ये हो गया लो प्रायोरिटी। फिर हमारा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर मॉनिटरी गेन्स, इकोनॉमिक गेन्स के लिए अगर हम लोग बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, है ना, तो पहले के समय में रेलवे ट्रैक्स बिछाने के लिए जो टीक्स थे,
ठीक है, टीक के पेड़ थे जो बेसिकली उसको बहुत काटा जा रहा था, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था उसको, फिर फॉरेन कंट्रीज में भी बेचा जा रहा था, ये मेनली यूरोपियंस जो है ले जाते थे, है ना, जब इंडिया कॉलोनियल पीरियड में था, इंडिया जब ब्रिटिशर्स के अंदर था, तो उस समय बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता था फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर में। फिर वैल्यूज एंड नॉलेज अबाउट स्पीसीज एंड इकोसिस्टम आर इनएडिक्वेट, है ना, मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो है, जो जब अप्लाई करना है ना, जिन चीजों को, नॉलेज को जब प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है तब अप्लाई नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ट्रेकिंग पे जाते हैं माउंटेन्स पे या फॉरेस्ट में जाते हैं, ठीक है, पिकनिक मनाने जाते हैं, वहां पर खाना बनाते हैं और आग जो है उसको बुझाते नहीं है, सही से नहीं बुझाते, या बहुत लोग ऐसे सिगरेट पीते हैं और वही फेंक देते हैं जंगल में, और धीरे धीरे क्या है, उस वो आग पकड़ने लगता है और वो फॉरेस्ट फायर में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो लोग उतना केयर नहीं करते हैं। फिर अनप्लैन्ड अर्बनाइज़ेशन एंड अनकंट्रोल्ड इंडस्ट्रियलाइज़ेशन, ये तो मेजर फैक्टर है, जो बड़े-बड़े माफियाज़ बन गए हैं ना, रियल एस्टेट्स अदर, जो बहुत अनप्लैन्ड फॉरेस्ट के फॉरेस्ट जो है पूरा तबाह कर रहे हैं। तो ये कुछ कंस्ट्रेंट है, और भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट है, पॉलिटिकल इश्यूज भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसमें आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं पॉइंट्स। नेक्स्ट जो है वो है हमारा बॉटनिकल गार्डन्स, थोड़ा बहुत डिस्कस कर देते हैं। अब जो टॉपिक्स बचे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लास्ट में एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बॉटनिकल गार्डन्स बेसिकली क्या है, तो refers to the scientifically planned collection of living trees, shrubs, herbs, climbers and other plants from various parts of the India, ठीक है, नॉट वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंडिया, वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत ऐसे अलग अलग स्पीसीज जो होते हैं प्लांट्स के, स्पेशली तो बॉटनिकल गार्डन में प्लांट के ही स्पीसीज जो है उसको कंजर्व किया जाता है, ठीक है, और उसको ग्रो किया जाता है, उसका एग्जीबिशन होता है, ठीक है। फिर पर्पस क्या है बॉटनिकल गार्डन का, तो टू स्टडी द टैक्सोनॉमी एज वेल एज ग्रोथ ऑफ द प्लांट, है ना, तो पूरे प्लांट के स्पीसीज को स्टडी करना होता है, उसका नेमिंग, क्लासिफिकेशन, है ना, कौन से प्लांट के अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो सब जो है वो बॉटनी में ये सब आता है, बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है। फिर सेकंड है कि टू स्टडी द इंट्रोडक्शन एंड एक्लिमेटाइजेशन प्रोसेस ऑफ एक्सोटिक प्लांट्स, ठीक है, तो जो फॉरेन जो प्लांट्स होते हैं वो किस तरह से इन्वेसिव स्पीसीज के बारे में पढ़ा जाता है, एलिलोपैथी के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है, तो ये होता है। फिर इट एक्ट एज ए जर्म प्लाज्म कलेक्शन, ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं प्लांट से वो कलेक्ट करके मेनली लैब्स में रखा जाता है, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में, जहाँ पर हम लोग फ्यूचर्स पर रिसर्च करके और वैसे स्पीसीज को फ्यूचर में हम लोग ग्रो करा सकते हैं। फिर ऑटो इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू हाइब्रिड्स, ये है जो टिश्यू कल्चर टेक्निक्स है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है, बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज होता है। बट इट ऑगमेंट्स द कंजर्विंग रेयर एंड थ्रेटेंड स्पीसीज, है ना, थ्रेटेंड स्पीसीज मेडिसिनल पर्पस के लिए भी बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं जो मेडिसिनल फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, तो ये होता है मेन पर्पस ऑफ बॉटनिकल गार्डन्स। अब दूसरा जो देखेंगे वो है हमारा जू या जोलॉजिकल पार्क्स। तो जूलॉजिकल पार्क में यहाँ पर क्या है, बॉटनिकल गार्डन में प्लांट्स था, और जोलॉजिकल में क्या है, बेसिकली जितने भी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वहां पर कंजर्व किया जाता है। तो ये सब क्या है, एक से टू मोड ऑफ कंजर्वेशन है, ठीक है। तो वेदर स्टेशनरी और मोबाइल, वेयर कैप्टिव एनिमल्स आर केप्ट फॉर एग्जिबिशन टू द पब्लिक, इंक्लूड्स सर्कस एंड रेस्क्यू सेंटर से भी जो लिया जाता है, उनको मेनली रखा जाता है, कैप्टिविटी में रखा जाता है एक तरह से। एंड द इनिशियल पर्पस जो जू का था वो एंटरटेनमेंट ही था, एक तरह से सर्कस ही था, जहां पर बड़े बड़े जानवरों को कैद करके रखा जाता था और लोग आते थे देखने के लिए। तो पहले के समय में क्या होता, मैक्सिमम लोग घूमने कहाँ जाते थे, तो चिड़ियाघर में जाते थे। हर बड़े शहर में, हर कैपिटल मेट्रो सिटीज में आपको चिड़ियाघर मिल जाएगा, तो मैक्सिमम लोग पहले के समय में, आज से 20-30 साल पहले, ज्यादातर चिड़ियाघर घूमने जाते थे, ठीक है, तो एक एंटरटेनमेंट का सोर्स होता था, ठीक है। लेकिन अभी जाएंगे तो जू जो है वो एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं मिलेगा, ठीक है, उस तरह से कैप्टिविटी नहीं होता है, और बहुत चेंजेस हो चुके हैं। एंड जूज हैव गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेंटर्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, है ना, बहुत सारे स्कूली बच्चों को, कॉलेज के स्टूडेंट को विजिट करवाया जाता है, फील्ड विजिट करवाया जाता है, ताकि उनको कुछ सीखने मिले, ठीक है। फिर apart from saving individual animals, zoos have a role to play species conservation, है ना, कैप्टिविटी ब्रीडिंग जो उसको बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी स्पीसीज का जो पॉपुलेशन है बहुत बहुत कम है,
ठीक है, तो उसका अगर हमें पॉपुलेशन बढ़ाना है तो हम लोग एक प्रॉपर एक एनवायरनमेंट देते हैं, ठीक है, और उसको कंट्रोल करते हैं, तो वहाँ पर उसका वो नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो इंक्रीज हो सकता है। और जब उसका नंबर ऑफ स्पीसीज जो है इंक्रीज हो जाएगा, तब हम लोग उसको जिसका नेचुरल हैबिटेट वहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कैप्टिविटी, ब्रीडिंग, रिसर्च पर्पस के लिए, है ना। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एनिमल्स में डिजीजेस होते हैं, जूनोटिक डिजीजेस वगैरह और भी बहुत सारे जो डिजीजेस होते हैं, उनको स्टडी किया जा सकता है ना। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट वी विल कम टू जो मेन मैं बता रहा था, रेड डेटा बुक के बारे में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये बहुत सारे इसमें बेसिकली ये जो बुक है इशू कौन करता है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि कहाँ लोकेटेड है, इसके हेडक्वार्टर तो मॉज, बेसिकली स्विट्जरलैंड में। जितने भी हेडक्वार्टर्स आपको मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स सारे ही स्विट्जरलैंड में मिलेंगे। अब रीजन क्या है, आपको जो है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जितने भी आपको इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स है वो स्विट्जरलैंड में मिलेगा, क्यों मिलता है। तो ये जो बुक है रेड डेटा बुक, इसका कवर ही रेड है ना। इसमें बहुत सारे ऐसे भी पेज होते हैं जो रेड कलर के होते हैं, वो सब भी देखेंगे। तो इसमें स्टेटस जो है फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल बोथ, इसमें जो स्पीसीज थ्रेट में है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, या जिसका आने वाले फ्यूचर में जो है बहुत ज्यादा थ्रेट है ना, वैसे ही स्पीसीज को जो है इसमें नोट किया जाता है। और उस पे क्या होता है, जो भी स्पीसीज इस बुक में आ जाता है मतलब उस पे कोई ना कोई खतरा है, इसीलिए रेड डेटा बुक है। रेड क्या है, रेड खतरे का एक सिंबल होता है, इसलिए रेड जो है यूज किया जाता है इसमें, डेंजर का सिंबल है। तो जितने भी प्लांट एनिमल स्पीसीज है इसमें एक बार आ जाते हैं, तो वो क्या होता है उसमें उस स्पीसीज पे क्या है, खतरे की घंटी बजने लगती है। तो उस स्पीसीज को है जो गवर्नमेंट है या कोई भी एजेंसी है उसको फिर कंजर्व करने के लिए वो आगे आती है, ठीक है। तो रेड डेटा बुक वाज फर्स्ट issued in 1966 by IUCN Special Survival Commission as a guide for formulation, preservation and management of species listed। ठीक है, तो इसी के लिए मेनली है, फॉर्मुलेशन, प्रिजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए। In this book, information for endangered mammals and birds are more extensive। ज्यादातर जो नाम मिलेंगे इसमें, ज्यादातर रिसर्च भी इसी पे हुआ था, मैमल्स और बर्ड्स पे ही ज्यादातर रिसर्च हुआ है। जो एक्वाटिक क्रिएचर्स है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है जो पानी में रहता है, उनका बहुत बहुत कम नाम है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्पीसीज हम लोग ने अभी तक डिस्कवर ही नहीं किए हैं, है ना। बहुत सारे एक्वाटिक जो क्रिएचर्स है उस पर डिस्कवरी, उस पर रिसर्च बहुत बहुत कम होता है। तो एक्वाटिक मरीन लाइफ पे बहुत ज्यादा स्कोप, फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्कोप है इस पे, ठीक है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इस पे एम्फोसिस नहीं देती है। आपको मरीन बायोलॉजी या मरीन से रिलेटेड बहुत बहुत कम ही कॉलेजेस और कोर्सेस मिलेंगे पूरे इंडिया में, इक्का दुक्का मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। फिर ये जो रेड डेटा बुक है इसमें कुछ अलग अलग कलर्स के पेजेस होता है, जैसे कि पिंक, पिंक कलर के जो पेजेस होते हैं उसमें वैसे स्पीसीज का नाम लिखा जाता है दैट आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड ये सब क्या है ये हम लोग अभी थोड़ी देर में ही समझेंगे। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज का नाम जो है वो पिंक पेजेस में लिखा जाता है, ठीक है। और जो ग्रीन पेजेस होते हैं उसमें वैसे स्पीसीज का नाम लिखा जाता है जो पहले जो है उसका पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा था, लेकिन जब से उसका नाम आया है तब से उस पर प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन मेथड बहुत सारा लगाया गया, और उसका जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा था उसमें उसमें उसको वृद्धि हुई है, पॉपुलेशन जो है उसका राइज होने लगा, मतलब पॉजिटिव चेंज आया है। तो वैसे स्पीसीज को है जो मेनली ग्रीन पेजेस में लिखा जाता है। तो ये जो रेड डेटा बुक है इसमें पेजेस जो होते हैं और कलर जो होते हैं अलग अलग चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो कोई स्पीसीज अगर हम लोग कंजर्वेशन कर रहे हैं तो वो क्या है, ग्रीन वाले पेज में लिखा जाएगा। कोई स्पीसीज कंजर्वेशन नहीं कर रहे हैं, वो एक्सटिंक्ट के कगार पे है, तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड पे आएगा। तो स्पीसीज ये सब चेंज होते रहता है, ठीक है, ये फिक्स्ड नहीं रहता है, क्राइटेरिया चेंज होते हैं और हर कंट्रीज के लिए भी ये चेंज होता है, ठीक है। किसी देश में कोई स्पीसीज मिलता है, किसी देश में नहीं मिलता है, ठीक है। तो रेड डेटा बुक लगभग हर कंट्री में अलग अलग आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं आईयूसीएन का जो क्लासिफिकेशन है फॉर कंजर्वेशन प्रायोरिटी, ये मेनली कंजर्वेशन के लिए किया जाता है, अलग अलग कोडिंग किया जाता है ताकि हमें पता रहे कि कौन से स्पीसीज पे एम्फोसिस ज्यादा देना पड़ेगा, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस है कंजर्व करने के लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो होता है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त प्राणी, ठीक है। वो विलुप्त हो चुका, वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो बहुत सारे जो डायनासोरस है, मैमोथ है ना, मार्सुपियल्स है, डोडो है, बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जो पूरा जो है पूरे नेच अर्थ से ही वो विलुप्त हो चुके हैं। तो उसको रखा जाता है एक्सटिंक्ट के कैटेगरी में, ठीक है। ये अभी हम लोग को नहीं मिलते हैं।
पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ढूंढने से ये सारे स्पीसीज जो है हमको नहीं देखने मिलेंगे, तो उसको हम लोग एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। फिर दूसरा जो कैटेगरी है वो है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। अब ये क्या है, तो ये ऐसे स्पीसीज है जो वाइल्ड यानी नेचुरल हैबिटेट में तो प्रेजेंट है ही नहीं, लेकिन हम लोग कैप्टिविटी ब्रीडिंग या जूज में या बॉटनिकल गार्डन्स में वैसे स्पीसीज को हम लोग कंजर्व करके रखे हुए हैं। तो इनका जो पॉपुलेशन होगा बहुत बहुत कम होगा, किसी का 5 होगा, किसी का 10 होगा, किसी का 15-20 होगा। तो मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो बनाए थे जिसमें मैंने बहुत सारे स्पीसीज का, तो आपको शॉर्ट्स मिल जाएगा जहां पर सबसे नंबर ऑफ स्पीसीज कम किसके हैं, है ना। फिर कौन कौन से फिशेस हैं सबको आप शॉर्ट्स वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स प्लेलिस्ट, वहां पर आपको सारे ही दिख जाएंगे। ठीक है, तो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब ये है जो नेचुरल हैबिटेट में नहीं है, बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन उसको हम लोग प्रॉपरली इसको कंजर्व करके रखे हैं एक कैप्टिव, एक जू में या बॉटनिकल गार्डन में, तो उसको कहा जाता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। वाइल्ड में एक्सटिंक्ट है, नहीं तो बचा हुआ, जैसे कि हवाईयन क्रो, अलाला कहते हैं, फिर नियो ट्री ग्रे ट्री स्नेल, तो ऐसे कुछ स्पीसीज है जो वाइल्ड में तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये दूसरा कैटेगरी है। तीसरा जो कैटेगरी है वो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन कौन से हैं, तो इनमें से जो 4 क्राइटेरिया है, इनमें से जो भी क्राइटेरिया फुलफिल होता है वो सब आ जाता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में। तो इसमें आता है पहला क्राइटेरिया क्या है, रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन, यानी 90% से ज्यादा पॉपुलेशन में गिरावट आई है, लगभग पिछले 10 सालों में अगर 90% से ज्यादा पॉपुलेशन कम हुई है उस स्पीसीज की, तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। फिर या फिर पॉपुलेशन साइज जो है, नंबर लेस देन 50 मैच्योर इंडिविजुअल, पूरे वर्ल्ड में या पूरे इस रीजन में 50 से भी कम है तो भी आ जाएगा क्रिटिकली एंडेंजर में। फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस शोज दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन इन द वाइल्ड एट लीस्ट 50% इन देयर ईयर इन 10 ईयर्स। ठीक है, और ये अगर इसको कंजर्व नहीं किया गया तो नेक्स्ट जो है 10 साल में ये क्या होगा, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड वाले कैटेगरी में आ सकता है। इसको भी हम लोग क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आएंगे। फिर इट इज देयरफॉर कंसिडर्ड टू बी फेसिंग ए एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो ये क्या है, जस्ट जो है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड से थोड़ा लोअर प्रायोरिटी में आता है। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड ये सारे चारों क्राइटेरियाज है, जैसे कि केम्प्स रिडली सी टर्टल है, ब्राउन स्पाइडर मंकी है, चाइनीज एलिगेटर है, ब्लैक सी राइनो है, नॉर्दर्न हेरी नोज वोम्बैट है, फिलीपींस ईगल है, रेड वुल्फ है, मलयन टाइगर्स है, बहुत सारे ऐसे स्पीसीज है जो हमारे जैसे कि इंडिया में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, तो जो जो स्पीसीज है ना, उसका भी नाम आपको दो दो एटलीस्ट तो याद रखनी है। नेक्स्ट जो है उसके बाद आता है एंडेंजर्ड कैटेगरी। ठीक है, तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में कौन सा आता है, तो इसमें भी क्राइटेरिया है। तो क्या है, अगर पॉपुलेशन पिछले 10 साल में 70% से कम हुआ है ना, 70% गिर गया, तब वो एंडेंजर के कैटेगरी में आएगा। जो क्रिटिकली एंडेंजर था उसमें क्या था, 90% से ज्यादा, इसमें 70% से ज्यादा। फिर पॉपुलेशन जो है वो अगर 250 से कम है ना, 250 से कम हो, वहां पर 50 था, इसमें 250 से कम है, तो endangered कैटेगरी में आएगा। फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस shows that the probability of extinction in the wild is at least 20%। वहां पर 50% था, यहाँ पर 20% है विद इन 20 ईयर्स, तो ये भी endangered कैटेगरी में आएगा। इट इज देयरफॉर कंसिडर्ड टू बी फेसिंग हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड। ठीक है, जैसे कि बंगाल टाइगर हो गया, एशियाटिक लायन, स्नो लेपर्ड, वन हॉर्न राइनोसेरस, ब्लैक बक, लायन टेल मकाक, ये सब क्या है एंडेंजर्ड कैटेगरीज में, इंडिया में ये सारे ही जो है एंडेंजर्ड कैटेगरी में। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है वो है हमारा वल्नरेबल। ठीक है, इसमें भी क्राइटेरिया है कि अगर रिडक्शन इन पॉपुलेशन इज 50% या उससे ज्यादा लास्ट इन ईयर, तो देख सकते हैं 90%, फिर 70%, फिर 50%, वल्नरेबल में है 50%। ये सब क्राइटेरिया आपको याद रखने होंगे, ऑप्शंस में एमसीक्यू ऑप्शंस में ये दे देते हैं, फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो वल्नरेबल हो गया, तो वल्नरेबल, फिर पॉपुलेशन साइज एस्टिमेट दैट 10,000 से अगर कम है, ठीक है पूरा, तो वो वल्नरेबल के कैटेगरी में आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड इज एटलीस्ट 10% विद इन 100 ईयर्स, तो फिर ये वल्नरेबल कैटेगरी में आएगा। ठीक है, जैसे कि ब्लू शिप हो गया, एशियाटिक एलिफेंट, गैंजेटिक डॉल्फिन्स, ये सब जो है वल्नरेबल कैटेगरी में आएगा। तो कुछ क्राइटेरियाज आपको एटलीस्ट 2 क्राइटेरिया याद रखने हैं, और दो तीन स्पीसीज आपको याद रखने हैं, स्पेशली इंडिया से रिलेटेड। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो कैटेगरी है आफ्टर वल्नरेबल इज नियर थ्रेटेंड। ठीक है, अगर
इसको नियर थ्रेटन वैसे स्पीसीज है कि अगर हम लोग उसको कंजर्व नहीं करते हैं तो वो क्या होगा, वो वल्नरेबल के कैटेगरी में होगा। और अगर वल्नरेबल को कंजर्व नहीं करते तो वो एंडेंजर्ड के कैटेगरी में जाएंगे, एंडेंजर्ड को नहीं करेंगे तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड को नहीं करेंगे तो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड होगा, फिर एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड को नहीं कंजर्व करेंगे तो वो बिल्कुल ही विलुप्त हो जाएगा, यानी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया नियर थ्रेटन। इसमें चांसेस है कि ये फ्यूचर में ये वल्नरेबल की कैटेगरी में आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, नियर थ्रेटन कैटेगरी में है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं, क्या जो थ्रेट लेवल है वो कम होते जा रहा है। और उसके बाद लास्ट दो जो है वो है, एक हो गया लीस्ट कंसर्न और दूसरा है डेटा डेफिशिएंट। ठीक है, तो लीस्ट कंसर्न जो है कि वाइड स्प्रेड एंड अबंडेंट डेटा आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। ठीक है, इस पे बहुत ज्यादा जो है ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इनका पॉपुलेशन सही सलामत है तो इतना जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर जो लास्ट है डेटा डेफिशिएंट, है ना, ऐसे बहुत सारे स्पीसीज हैं जिसपे पर्टिकुलरली हमारा डेटा जो है वो कंप्लीट नहीं है, एक्यूरेट डेटा हमें नहीं है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन इनएडिक्वेट डेटा है। ठीक है, तो टू मेक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असेसमेंट और रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन स्टेटस हम लोग कैसे कर सकते हैं, डेटा ही कंप्लीट नहीं है। तो डेटा डेफिशिएंट इज देयरफॉर नॉट ए कैटेगरी ऑफ थ्रेट। ठीक है, तो ये कैटेगरी ऑफ थ्रेट नहीं है। थ्रेट का जो कैटेगरी है मेनली जो है ये, मेनली ये वल्नरेबल से ही चलता है। ठीक है, वल्नरेबल में आने के बाद ही जो है वहां पर थ्रेट लेवल बढ़ते रहता है। ठीक है, तो यहाँ से कंजर्वेशन जो है ज्यादातर किया जाता है। नियर थ्रेट एंड लीस्ट कंसर्न इस पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, डेटा डेफिशिएंट इज देयरफॉर नॉट ए कैटेगरी ऑफ थ्रेट। लिस्टिंग अ टैक्सा इन दिस कैटेगरी इंडिकेट्स मोर information is required and acknowledges the possibility that future research will show that threatened classification is appropriate। और डेटा कलेक्ट करने की, रिसर्च करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये सारे हमारे आईयूसीएन की कंजर्वेशन प्रायोरिटी वाले लिस्ट हो गए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने होंगे। तो बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में इतना ही था, सारे टॉपिक्स जो थे हम लोग कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में अपना जो भी क्वेश्चन है, डाउट हो, वो कह सकते हैं। मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर दीजिएगा। शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।